ये है हमारी एसएससी जेई रिवीजन सीरीज़ और आज हम इसके अंदर करेंगे पेवमेंट डिज़ाइन। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हुए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्सपेंशन जॉइंट्स के ऊपर कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ़ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स। आंसर तो इसका 45 मीटर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है एक्सपेंशन जॉइंट्स। तो जॉइंट्स देखें तो हम डायरेक्शन के अलोंग और उसके पैरेलल परपेंडिकुलर दो तरह के होते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स। तो जैसे मान लो ये रोड है और जैसे व्हीकल इसके ऊपर ऐसे चल रहा है, तो व्हीकल के अलोंग मतलब लेंथ के अलोंग अगर जो हम देखें और अगर जो जॉइंट आएगा तो इसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। अगर रोड को इस तरह से दो हिस्सों में बांट दिया गया 1 और 2, तो ये जो जॉइंट होगा ये होगा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लेकिन अगर रोड के परपेंडिकुलर होगा, ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन, और ये सीधे ही डायरेक्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर इसके अलोंग हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और इसके अलोंग हुआ तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स जॉइंट। अब ट्रांसवर्स जॉइंट 3-4 तरीके होते हैं। मेन जो होते हैं कौन सा होता है, एक्सपेंशन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और एंड लास्ट इज़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स जो होते हैं ये इस तरह से लगते हैं। तो पहले देखते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स क्यों देते हैं हम। एक्सपेंशन जॉइंट्स हम देते हैं क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है कंक्रीट के अंदर। यहाँ पे हम रिजिड पेवमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या आप जैसे मान लो ये रोड है, रोड का ये पार्ट हमने लिया, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा डे टाइम पे तो ये इस तरह से एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो ये अगर हमने एक्सपेंशन के लिए कुछ अलाउ नहीं करी यहाँ पे जॉइंट्स, तो क्या होगा, ये क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, जब हमने बनाया तो इसको कंक्रीट से है ना, तो पानी जब उड़ेगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, श्रिंक होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जहाँ पे क्रैक आने की ज़्यादा संभावना है तो हम वहीं पे इसको जॉइंट दे देते हैं ताकि ये क्रैक जो है प्रोपोगेट ना करे। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, जब हम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक बारी में उसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसा होगा कि जैसे रोड यहाँ से स्टार्ट की यहाँ तक हमने बनानी है तो हम एक दिन में इतनी ही बना पाए। तो अब यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास कंस्ट्रक्शन जॉइंट कि अगले दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो जॉइंट होगा हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे ख़त्म करें, कोशिश करेंगे कि एंड पे ना ख़त्म हो ये। तो एक सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि ये तीनों क्या है, तो ये तीनों ट्रांसवर्स जॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये रोड के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आते हैं। अब ये समझो, मान लो ये रोड है, अब टेम्परेचर अगर बढ़ा तो ये इधर से भी एक्सपेंड होना चाहिए, इधर से भी एक्सपेंड होना चाहिए। दूसरा पार्ट हुआ रोड का ये। तो जो ये डिस्टेंस हम देंगे इसके अंदर जॉइंट का जो विड्थ होगी इसको हम बोलेंगे डेल्टा। तो देखो टोटल तो ये डेल्टा जा रही है इधर भी और इधर भी, तो सिर्फ एक साइड देखेंगे तो डेल्टा बाई 2 होगा। टोटल लेंथ कितनी हुई, एल। तो इसका अगर जो फॉर्मूला भी डिराइव करें तो डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है कि डिफ्लेक्शन या फिर एक्सपेंशन इज इक्वल टू लेंथ इंटू अल्फा। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट, और डेल्टा टी मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, हाँ अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वाइड होता है काफ़ी, तो ये भी हो सकता है कि जब व्हीकल यहाँ पे आए तो ये एज अ कैंटिलीवर बिहेव करे जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ, यहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं पेमेंट के। तो हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हैं, डबल बार। तो ये डबल बार क्या करती है, जोड़ के भी रखती है इसको, और दूसरा इसको यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी देती है। एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट पे हम ऐसे डबल बार नहीं देते नॉर्मली, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट आपने पढ़ ही लिया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। अब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स होंगे ये इस तरह से, जो पेमेंट को दो पार्ट में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं, इनको हम कहते हैं टाई बार्स। और टाई बार्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते, बस ये दोनों जोड़ के रखते हैं। तो अभी जब हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर कि एक्सपेंशन जॉइंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये एल है इसकी बात कर रहे हैं कि अगर एल 45 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम एक्सपेंशन जॉइंट देंगे। अगर ये 4-5 मीटर की रोड है या फिर 10 मीटर की भी रोड है तो हम एक्सपेंशन जॉइंट नहीं देंगे। कब देंगे, जब 45 मीटर से ज़्यादा हो जाए लेंथ। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स मोर देन 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड वाइल डिजाइन रिजिड पेवमेंट। अब जरा समझते हैं स्ट्रेसिस कितनी तरह की जनरेट होती है। मान लो हमारे पास ये रिजिड पेवमेंट है, तो इसको हम कहेंगे कॉर्नर, इसको हम बोलेंगे एज, और इसको बोलेंगे हम इंटीरियर। इसको सेंटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इंटीरियर, इसको बोलेंगे कॉर्नर। अब तीनों पॉइंट पे अलग अलग तरह की स्ट्रेसिस जनरेट होती है। वैसे नॉर्मली 3 तरह की स्ट्रेसिस जनरेट होती हैं, वॉर्पिंग, फ्रिक्शनल और स्ट्रेसिस ड्यू टू व्हील लोड। तो इन तीनों
ये तीनों स्ट्रेस जनरेट होती है, कॉर्नर पे भी अलग होती है, एज पे भी अलग और इंटीरियर पे भी अलग। अब समझते हैं कि व्हील लोड की वजह से इंटीरियर और कॉर्नर और एज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसको आप इसको एक बीम मान लो या स्लैब मान लो, और यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है। तो जब लोड यहाँ पे इंटीरियर पे पड़ेगा इस तरह से, जैसे मान लो ये मान लो बीम है, लोड अगर जो इंटीरियर पे ऐसे पड़ा तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि अगर जो लोड यहाँ पे होगा तो इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऊपर वाली साइड आएगा कंप्रेशन, नीचे आएगा टेंशन। तो अगर जो हमारे पास पेमेंट कुछ इस तरह से है और यहाँ पे लोड पड़ा है इस तरह से, तो ऊपर की साइड आएगा कंप्रेशन, नीचे आएगा टेंशन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंटीरियर पे बॉटम पे आएगा टेंशन और टॉप पे आएगा कंप्रेशन। ऐसे ही कॉर्नर की एज की बात करते हैं पहले। जो एज है, एज भी इस तरह से ही वर्क करेगा कि नीचे आएगा टेंशन, ऊपर आएगा कंप्रेशन, क्योंकि डिफ्लेक्ट ऐसे ही कर रहा है। तो यहाँ पे भी बॉटम और टॉप की अगर जो बात करें तो ऊपर आएगा कंप्रेशन और नीचे आएगा टेंशन। लेकिन एज पे क्या होगा कि हम अगर जो लोड इस जगह पे होगा तो ये कैंटिलीवर की तरह बिहेव करेगा। जैसे कैंटिलीवर ऐसे होता है ना, यहाँ पे लोड होता है तो ये इस तरह से बिहेव करता है। तो ऊपर आता है टेंशन, नीचे आएगा कंप्रेशन। तो बॉटम और टॉप पे देखें तो टॉप पे टेंशन आएगा, नीचे आएगा कंप्रेशन। क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है कि व्हील लोड की वजह से एज पे, ठीक है, एज पे बॉटम वाली साइड कंप्रेशन आएगा कि टेंशन। सिंपल ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं व्हील लोड हो गया, अब देखते हैं वार्पिंग की वजह से कहाँ पे क्या आएगा। पहले समझते हैं वार्पिंग में हो क्या रहा है। मान लो दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम पे ऊपर वाला टेम्परेचर होगा ज़्यादा, नीचे होगा कम। तो टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम एक्सपेंड होगा, ये होगा ज़्यादा एक्सपेंड। तो जब ये ऊपर वाला ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, नीचे कम, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब ऊपर एक्सपेंशन आना चाह रहा था और ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो स्लैब का वेट है, ये पेमेंट का वेट जो है, इसको ऊपर डिफ्लेक्ट होने नहीं देगा। तो क्या होगा, ये सीधा ही रहेगा। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो था एक्सपेंड होने वाला, डे के टाइम पे टॉप जो थी वो एक्सपेंड होना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाई। एक्सपेंड होना चाह रही थी, खींचना चाह रही थी, नहीं हो पाई। मतलब कुछ कंप्रेशन फोर्स लगी होगी इसके ऊपर, तभी तो खींच नहीं पाई। तो यहाँ पे ऊपर की साइड आ रहा है कंप्रेशन और नीचे आ रहा है टेंशन। तो डे के टाइम पे ऊपर की साइड आ रहा है कंप्रेशन और नीचे आ रहा है क्या, टेंशन। तो अभी हमने देखा कि टॉप पे क्या आ रहा है, कंप्रेशन, बॉटम पे आ रहा है टेंशन। सिमिलरली नाइट के टाइम पे ये उल्टा हो जाएगा, टॉप पे आएगा टेंशन, नीचे आएगा कंप्रेशन, और ये तीनों पे बराबर होगा। तो मतलब CT TC CT TC, मतलब वॉर्पिंग की वजह से इंटीरियर, कॉर्नर और एज तीनों पे सेम बिहेवियर होगा। अब तीसरा आता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ये डे और नाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सीज़न पे। विंटर में कुछ अलग होगा, समर में कुछ उसका उल्टा होगा। तो समर की बात करते हैं। मान लो हमारे पास ये पेमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास पेमेंट है। अब तो समझो जरा, मान लो ये पेमेंट थी टोटल L लेंथ की, तो इसको L/2 और L/2 में हमने डिवाइड किया एनालाइज करने के लिए। मान लो समर की बात है, तो समर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से बढ़ा हुआ है। तो अब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। अब ये जब एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इस तरह से, कंप्रेशन फोर्स। या फिर अगर हम विंटर की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अंदर की साइड बढ़ने की कोशिश करेगी, ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करेगी। तो इस पर बाहर की साइड, ये अब अगर जो हम विंटर की बात करें कि इस तरह से बाहर की साइड इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगी जो इसको एक्सपेंड करना चाहेगी। तो पेमेंट के अंदर इस तरह से स्ट्रेसेस, इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट होने लगेगी। कब होगा, अगर विंटर है तो विंटर होने चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हो पा रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है मतलब एक्सपेंड होगी, मतलब आएगा क्या, टेंशन। तो विंटर में आएगी टेंशन, समर में आएगी क्या, कंप्रेशन। अब ये जो सिग्मा होगा, ये निकालने का क्या तरीका होगा, ये जो सिग्मा है, सिग्मा जो है पूरे इस एरिया पे लग रही है। तो सिग्मा इंटू, ये मान लो ये हाइट है h और ये b है, ये विड्थ है b और ये आधी लेंथ हो गई L/2। सिग्मा इंटू b इंटू h, ये बराबर क्या होगा, जो वेट है इसका, जो वेट है और इंटू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कितनी है, म्यू, और वेट कितना होगा, गामा, जो कंक्रीट का होगा, इंटू L/2 जो इसका वेट होगा टोटल आधे का, L/2 इंटू b इंटू h। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो BH से BH कैंसिल होगा। तो सिग्मा इजकल टू, इसको F लिख लेते हैं, F गामा L/2। तो सिंपली हमारे पास फॉर्मूला भी यहाँ पे डेराइव हो गया फ्रिक्शनल स्ट्रेस का। तो अगर शॉर्ट में बताएं तो विंटर के अंदर टेंशन आएगी, समर के अंदर कंप्रेशन आएगी, इंटीरियर और एजिस दोनों में टेंशन और कंप्रेशन आएगी विंटर और समर के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कॉर्नर होता है उस पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉर्नर है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं फ्रिक्शन का।
तो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर्ड वाइल डिजाइनिंग रिजिड पेवमेंट। तो 3 आइटम को हम कंसिडर करते हैं, इंटीरियर, कॉर्नर और एज। तो सेंटर ऑफ द पैनल तो कुछ होता ही नहीं, तो ये ए होगा इसका आंसर। एज होता है, कॉर्नर होता है, डबल बार बिटवीन एजेस, ये भी हम कर लेते हैं कि डबल बार्स हम जब लगाते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। तो पहले देख लेते हैं लेयर होती क्या है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या क्या, सबसे नीचे तो होती है सबग्रेड, जो कि हमारे पास धरती है। ये क्या होता है कि जो भी लोड ऊपर आएगा तो इसको अब धरती में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो ये सबग्रेड का तो काम हुआ ये। उसके बाद जो नीचे वाली लेयर होती है उसको हम सब बोलते हैं। तो ऊपर वाली भी बेस, ठीक है, बेस, और नीचे वाली क्या हुई, सब बेस। तो ये हो गया बेस कोर्स, ये हो गया सब बेस कोर्स। अब ये सब बेस कोर्स क्या होता है, ड्रेनेज, ऑलमोस्ट मतलब ड्रेनेज के लिए ही काम आते हैं दोनों के दोनों। लेकिन सब बेस का एक काम और होता है कि जो फाइन पार्टिकल्स यहाँ से हैं वो यहाँ पे ना आ पाए। तो अगर यहाँ से आएंगे ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी वॉइड्स क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से धंस सकती है। तो सब बेस का क्या है, ड्रेनेज भी काम है, और ये भी है कि फाइन ग्रेड ऊपर ना आए। और बेस कोर्स का भी यही काम है कि ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। और ये होती है हमारे पास सरफेस कोर्स, इसके ऊपर हमारे पास पेमेंट के ऊपर व्हीकल्स चलते ही हैं, तो उसको हम फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें देती है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है क्या, सरफेस कोर्स। क्वेश्चन में पूछा है बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट क्या होती है, सब ग्रेड, अभी देखा हमने। उसके ऊपर सब बेस, फिर बेस, और उसके बाद वियरिंग कोर्स या फिर सरफेस कोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट हम कहाँ पे देते हैं। तो अभी हमने देखा कि कॉर्नर्स पे नहीं देना चाहिए, तो शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स, ये बात सही है। शुड बी लोकेटेड वेयर शेयर फोर्स इज लार्ज, जहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कम होती है वहीं पे हम ये जॉइंट दे सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर और क्रैक्स आ सकते हैं। शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज, तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कम होने चाहिए, तो ये सी और डी गलत हो गया। कॉर्नर्स पे ही देना चाहिए, कॉर्नर्स पे नहीं देना चाहिए, ये सही हो गया, और ये भी गलत हो गया, तो इसको भी याद कर लेंगे आप। लेकिन हाँ, ये सी और डी तो नहीं हो सकता, ए ही है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमने एक्सपेंशन जॉइंट्स में देखा था कि एक्सपेंशन जॉइंट जब 45 मीटर से ज़्यादा लेंथ हो जाए तब हम देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट के लिए बताया गया है कि हम इसको तब देंगे, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज टेकन एज 4.5 मीटर। तो मतलब मैक्सिमम स्पेसिंग जब 4.5 मीटर हो जाएगी तभी हम देंगे, उसमें क्या था 45 मीटर। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं जरा। जब एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है जब 45 मीटर से ज़्यादा की हो जाएगी तब हम इसको देंगे, लेकिन किसी भी केस में जब 140 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 140 मीटर से ज़्यादा नहीं करनी है, उससे पहले ही दे देना है। मतलब मिनिमम 45 मीटर पे दे देना है और मैक्सिमम 140 मीटर से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं दे सकते। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में जो है वो है 4.5 मीटर से ज़्यादा हो जाए, मतलब उससे पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना पड़ेगा। तो आपको अभी जो डायग्राम से बताया था ये टोटल है, ये सामने वाला ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, ये ट्रांसफर जॉइंट्स हो गए आपके इधर साइड से। और जब लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के बीच में लगते हैं टाई बार्स ऐसे, और डबल बार्स लगते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा परेशान करता है बच्चों को। तो कैलकुलेट द इक्वलेंट रेडियस, इक्वलेंट रेडियस हमें निकालनी है ऑफ द प्रेजिस्टिंग सेक्शन। 20 सेंटीमीटर स्लैब है, इफ़ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 2। ये इसकी वैल्यू चेंज कर करके हमसे बार बार पूछ लिया जाता है, 2 बार पूछा जा चुका है, तो आज इसको समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम 3 टर्म यूज़ करते हैं, एक तो है एच, और एक ये है जो कॉन्टैक्ट एरिया का जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस, इसको हम बोलेंगे ए, इसका रेडियस, और जो इक्वलेंट रेडियस हमसे पूछी है वो होगी बी। तो बी, ए और एच में है ये रिलेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ए और एच की वैल्यू दी हुई होती है, तो उसके रेशो के अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है बी। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू 2 इसके अंदर रिलेशन आते हैं। एक तो आता है ए बाई एच की वैल्यू, जैसे ए हमें दे रखा है, एच दे रखा है, इसका रेशो जो है अगर 1.724 से कम है तो एक अलग फॉर्मूला आएगा, और अगर जो ए बाई एच का रेशो 1.724 से ज़्यादा है तो बी का जो वैल्यू होगी वो ए के बराबर हो जाएगी। तो मतलब ए जो दिया होगा उसके बराबर ही आ जाएगी। अच्छा, अगर जो ए बाई एच की वैल्यू 1.724 से कम आ जाती है तो इसका होता है फॉर्मूला 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 एच। तो फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन करेंगे एक साथ और देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये, जिसमें स्लैब की थिकनेस 20 दी हुई है और ए अपॉन एच का रेशो दे रखा है 2। फिर से सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसके अंदर 20 सेंटीमीटर तो स्लैब थिकनेस दे रखी है, लेकिन ए बाई एच का रेशो दे रखा है 0.5। तो दोनों को सोल्व करते हैं। तो ये अगर जो देखें क्वेश्चन, तो ए बाई एच का रेशो जो है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे तो साफ साफ है कि ए बाई एच का रेशो अगर जो 1.724 से ज़्यादा हुआ तो बी की वैल्यू जो होगी वो ए के बराबर ही हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी बराबर ए, और ए क्या है, ए इजल टू 2h, ए इंटू 2 इंटू एच।
तो यहाँ पे आ जाएगा A इंटू 2 इंटू H कितना है 20 सेंटीमीटर। वेट, ठीक है, तो A इजकल टू 2H रख देंगे हम यहाँ पे, और A इजकल टू 2H रखते ही 40 सेंटीमीटर आंसर। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, A/H की वैल्यू जो है, रेशो जो है 0.5 है, मतलब 1.725 से 4 से कम है, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखने से तो आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन बहुत इजी कैलकुलेशन है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो A/H की वैल्यू है 0.5, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, और चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए, 1.6 A² प्लस H² माइनस 0.675H। तो देखो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि H की वैल्यू जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं A/0.5, तो H इजगल टू A/0.5 मतलब 2A। तो वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1.6 A² प्लस 2A हो जाएगा, तो 4A² माइनस 0.675 इंटू 2A। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 4 और 5 5.6, तो 5.6 रूट 5.6 A माइनस 0.675 को 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 5 2 जा 10 0 कैल लगे 1 7 14 15 का 5 कैल लगे 1 6 12 13, तो 3 जीरो आ गए 1.350 A। तो ये हो गया अंडर रूट 5.6 माइनस 1.350 A। क्वेश्चन के अंदर H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो H की वैल्यू 20 सेंटीमीटर डालेंगे तो 20 इंटू 0.5 तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो A की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 5.6 माइनस 1.35 इंटू 10। अब देखो ये 5.6 है, ये कितना होगा, ये होगा 2 2 जा 4, तो मतलब 2 पॉइंट समथिंग 2.3 मान लो इसको, माइनस 1.35 अभी के लिए मानता है, इंटू 10, तो ये कितना आ रहा है, लगभग 1 समथिंग आ रहा है, इंटू 10, तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर के आसपास आना चाहिए बिना कैलकुलेशन के। तो देखो 20 नहीं हो सकता, 23.5 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 5.6 है का अंडर रूट है ये 2.3 से ऊपर ही आ रहा है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे देख सकते हैं 5.6 2 2 जा 4, नीचे है 1, नीचे है 6 पॉइंट 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 पॉइंट की इधर यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 16 17 176, तो मतलब 2.3 समथिंग ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 10 के आसपास ही जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 10.16। कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ी, थोड़ा मन में करोगे तो जल्दी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर। तो पहले रिजिडिटी फैक्टर को देख लेते हैं क्या होता है। रिजिडिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CP/TP। क्योंकि ये फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फॉर्मूला गलत नहीं कर सकते, तो ऐसे याद रख लो, C डिक्शनरी में पहले आता है तो C ऊपर, और T बाद में आता है तो T नीचे, तो CP/TP। ये क्या होता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर, इसको बोलते हैं टायर प्रेशर। इसको थोड़ा लेमन टर्म में अगर जो समझाऊँ तो यहाँ से जो प्रेशर लगेगा, ज़मीन से जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, वो होगा कॉन्टैक्ट प्रेशर, और टायर के अंदर जैसे हवा भरी हुई है तो टायर जो प्रेशर मारेगा बाहर की साइड वो होगा टायर प्रेशर। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा हो गया, कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मतलब ये ऐसे इसको धकेलेगा, तो धकेलेगा तो यहाँ पे इस टायर में जो होगा कंप्रेशन आएगा। दूसरा ये है कि टायर प्रेशर अगर ज़्यादा हुआ, टायर प्रेशर मतलब हवा ज़्यादा हुई, तो टायर सामने की साइड मारेगा इसको, और टायर के अंदर टेंशन आएगी। सिंपल से ऐसे समझो, टायर प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब हवा ज़्यादा है, तो जब भी आप हवा देखोगे ज़्यादा है टायर के अंदर, तो उसके अंदर टेंशन आएगी उसकी वॉल्स पे। तो टायर प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टेंशन आएगी उसके अंदर। तो अब इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर टायर कंप्रेशन में है तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे समझो कंप्रेशन में कब आ रहा है, जब कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा है तो मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1। तो आपको इस तरह से सोचना है, क्वेश्चन इस तरह का ही आता है कि पूछ लेंगे कि टायर में अगर जो प्रेशर है, टायर प्रेशर अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर से ज़्यादा है तो टायर कंप्रेशन में है या टेंशन में है, तो टायर प्रेशर ज़्यादा है तो टेंशन में होगा, और उस टाइम पे रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा, टायर प्रेशर बढ़ गया तो रिजिडिटी फैक्टर कम हो गया, मतलब लेस देन 1। ऐसे समझ सकते हैं इसको। और ऐसा देखा गया है कि जब 0.7 MPa होता है प्रेशर, तो उस जगह पे कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर बराबर हो जाता है, तो मतलब रिजिडिटी फैक्टर जो होता है 1। अगर 0.7, अब देखो तो कॉन्टैक्ट प्रेशर को आप 0.7 MPa मान के चलो, हमेशा के लिए एक कॉन्स्टेंट मान के चलो। तो अगर टायर प्रेशर 0.7 MPa से ज़्यादा हो गया, तो ये 0.7 MPa से ज़्यादा हो गया, मान लो 1 हो गया, तो वैल्यू क्या आ रही है 0.7, मतलब रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1। तो आप इस तरह से ही देखेंगे, कॉन्टैक्ट प्रेशर को 0.7 MPa मान के चल लोगे, और उससे देखेंगे टायर प्रेशर पुट करने के बाद रिजिडिटी फैक्टर क्या आ रहा है। क्वेश्चन देखते हैं अब जरा। क्वेश्चन है कि रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा अगर टायर प्रेशर ग्रेटर देन 0.7 MPa आ गया। तो अगर 0.7 MPa, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर को हम 0.7 MPa मान के ही चल रहे हैं,
और ये क्या है 0.7 एम्पियर से ज़्यादा हो गया, मान लो 0.8 हो गया, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 1 से कम हो जाएगी और यहाँ पे रिजिडिटी फैक्टर जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। और रिजिडिटी फैक्टर लेस देन 1 मतलब टायर कंप्रेशन में कि टेंशन में, तो ऐसे समझो कि टायर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो टायर जो होगा टेंशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सपेंशन जॉइंट हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं क्यूब करवाते हैं, वो आपको पता है, बाकी सब पॉइंट्स याद कर लो कि आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेस एब्रप्टली, वहाँ पे हम एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। एंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस तब देते हैं, और सेपरेट कॉलम आ जाए तब देते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। इसको एक बार पढ़ लेना, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहाँ प्रोवाइड करते हैं? अभी हमने बताया था बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जहाँ पे कम हो, तो ए पॉइंट सही है। बी क्या है? वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, इसको याद कर लो, ये भी सही है। एट 18 मीटर अपार्ट इन ह्यूज स्ट्रक्चर, तो ये सारे पॉइंट सही हैं, ये IS कोड की रिकमेंडेशन है, तो आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, ठीक है, ये दोबारा से कंस्ट्रक्शन जॉइंट का आ गया। हमने क्या बोला था? कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है कि नेसेसरी प्लान फॉर देयर लोकेशन, कि जैसे हम काम कर रहे हैं वो काम एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो हम उसको प्लान करते हैं कि यहीं तक हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो ये एक प्लांट कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होते हैं प्लांट होने चाहिए। दूसरा एक्सपेंशन जॉइंट किस लिए होता है? थर्मल एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए, तो ये हो गया। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल श्रिंकेज एंड क्रैक, श्रिंकेज और क्रैक को करने के लिए, क्योंकि कंक्रीट से पानी उड़ता है तो उसके से श्रिंकेज आती है। तो ऑल ऑफ दी अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट, तो यही हो रहा है कि पहले एक तरह का कंक्रीट था, उसके नए दिन से स्टार्ट किया तो दूसरे तरह का कंक्रीट आया, तो मतलब ये होगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, हमने अभी भी बताया कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम वहीं पे, हम ये प्री प्लान्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, कि हम अपना काम खत्म करके यहाँ ही तक पहुँचेंगे और ऐसी जगह पहुँचेंगे जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स वगैरह कम हो, क्योंकि जॉइंट पे जो कंस्ट्रक्शन होता है वो वीक होता है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, सही बात है। शेयर फोर्स इज स्मॉल, सही बात है। द मेंबर इज सपोर्टेड बाई अदर मेंबर, ये भी बात सही है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है। रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कंक्रीट पेमेंट होता क्या है वो देखते हैं। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है EH3/12K 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर की पावर 1/4। अब इसके साथ साथ दो चीज़ें और बता देता हूँ, यहाँ पे पावर आई क्या 1/4। एक होता है ट्राई एक्सियल मेथड, उसके अंदर क्या होता है जो थिकनेस होती है पेमेंट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है E की पावर 1/3। तो यहाँ पे ट्राई एक्सियल में क्या है 1/3, और ऐसे ही कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू होती है C, वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, उस केस में क्या होती है थिकनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल C की पावर, देखो यहाँ पे होगी 1/3, यहाँ पे होगी 1/4, ये होगी 1/5। तो तीनों में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि E की वैल्यू चेंज कर देंगे कि E की वैल्यू इसके लिए 1 है, तो E की वैल्यू अगर जो 2 होगी तो थिकनेस कितनी प्रोवाइड कराएंगे, तो हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें यूज़ करेंगे ट्राइएक्सियल में, ये यूज़ करेंगे हम कैलिफोर्निया रेजिस्टिंग वैल्यू में, और इसमें C की वैल्यू दे दी जाएगी, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला रिलेटिव स्टिफनेस में। तो इससे देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा। अगर पेमेंट थिकनेस का जो रेशो है 1.5 है, तो उस केस में रिलेटिव रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का रेशो क्या होगा ये पूछा है। तो फॉर्मूले को थोड़ा समझो, रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस में हमें बताना है, ये पेमेंट है, कंक्रीट पेमेंट है, इसकी थिकनेस है h, इसका जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है E है, इसका जो पॉइजन्स रेशो है वो है म्यू, k क्या है इसकी सबग्रेड मॉडुलस है इसका, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आपको दी नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है कि अगर h की वैल्यू चेंज होगी तो रिलेटिव स्टिफनेस का रेशो क्या होगा। तो उसने बोला कि H1 पहले H1 जो थी और H2 बाद में हुई, उनका रेशो है 1.5, तो उस केस में रिलेटिव रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस का रेशो क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए पहले हाईलाइट करो किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो ये हमें निकालना है और ये हमें गिवन है, सिर्फ ये गिवन है, तो बाकी सब कांस्टेंट है मतलब। तो यहाँ पे करेंगे L इजिकल टू, ये कांस्टेंट हटा दो हटा दो हटा दो, सबको हटा दो, सिर्फ बचाओ इसको। तो इजिकल टू एक कांस्टेंट K, ठीक है, ये क्या है h की पावर 3, इसको मत भूल जाना की पावर 1/4, ये बाहर भी है, तो मतलब L जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा h की पावर 3/4 के। अब इतना हमें समझ में आ गया। उसने बोला है कि H1/H2 इजिकल टू 1.5 है, तो हमें बताना है L1/L2 कितना होगा। तो इसको करने का सीधा तरीका L1/L2 इजिकल टू H1/H2 की पावर 3/4, मतलब हमारे पास आ गया आंसर होगा L1/L2 इजिकल टू 1.5 की पावर 3/4। अब इसको कैलकुलेट करना महाभारत, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए पहले एक फैक्ट को समझो। मान लो 1.5 टू दी पावर 1 है, तो आंसर क्या आएगा 1.5। आगे समझो 1.5 की वैल्यू
अगर 1 से बड़ी हुई, मतलब 1.2 हुई, 1.3 हुई, तो जो इसका आंसर होगा ये इस वैल्यू से, मतलब जो इटसेल्फ वैल्यू है उससे बड़ा आएगा। जैसे 1.7 आ सकता है, 1.8 आ सकता है। और अगर जो 1.5 की वैल्यू 1 से, मतलब की पावर 1 से कम हुई, मान लो 3/4 हुई या 0.75 जो है यहाँ पे ये हुई, तो इसकी वैल्यू जो 1.5 है उससे कम आने वाली है। तो यहाँ पे देखो 1.5 की वैल्यू 3/4, तो मतलब 1.5 से तो आंसर कम आने वाला है। तो ये गलत, ये गलत। अब ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो मतलब अभी आप तुक्का मारना चाहो तो ए और बी में से मार सकते हो। आगे चलता है, लेकिन पूरा कैलकुलेट करते हैं इसको। अब मैंने आपके लिए एक कैलकुलेशन वाली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन सिखाया था। आज उसका अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 0.5 टू द पावर 3/4, मतलब ये हो गया 1 + x टू द पावर n। तो इसको खोलते हैं 1 + nx + n × n-1, छोड़ो यहाँ तक देखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1 + 3/4, नीचे आएगा तो 3/4 × 0.5 प्लस, आगे भूल जाओ। तो ये हमारे पास हो गया 1 + 3/4 × 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5/4, तो ये हो जाएगा 1.4, मतलब 1.3 समथिंग आ गया। तो मतलब सॉरी, ये हो गया 0.3 समथिंग, ये हो जाएगा हमारे पास 1.3 समथिंग आएगा, मतलब प्लस भी करेंगे तो 1.3 से आगे ही आएगा। तो देखो 1 पॉइंट ये तो नहीं हो गया, मतलब ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल बिना कैलकुलेटर का यूज़ किए हमने इसका आंसर निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं ऑप्शन चेकिंग से, क्योंकि हमने सब बेस का काम बताया था, क्या था, ड्रेनेज के लिए। तो पहला, टू प्रोवाइड अ स्मूथ एंड यूनिफॉर्म सरफेस फॉर राइडिंग, ये सबसे ऊपर वाली लेयर का काम होता है सरफेस कोर्स का। दूसरा, स्किड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये भी सरफेस कोर्स का, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होता है उसका काम होता है। तीसरा, टू रेजिस्ट द एब्रेसिव फोर्सेज ऑफ ट्रैफिक, ये भी सबसे ऊपर वाली लेयर का होता है, तो इसका आंसर होगा डी। ये क्या है वैसे, डैमेजिंग ऑफ फ्रोस्ट एक्शन। देखो वहाँ से जो है उसकी परमेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो पानी को ड्रेनेज करने देता है, इधर से उधर जाने देता है। ये फ्रोस्ट एक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे परमेबिलिटी थोड़ी मीडियम लेवल की होती है, मतलब पानी आया वहाँ पे, उसके अंदर ठहर गया, फिर पानी जब जमा तो वो एक्सपेंड हुआ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है फ्रोस्ट एक्शन की। तो फिलहाल ऑप्शन चेकिंग से इसको देखेंगे, जो सबसे बेस्ट आंसर है इसका वो होगा डी, क्योंकि ए बी सी जो है वो सरफेस कोर्स का काम है। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेजिंग ऑफ आउटर एज, ये हम क्या होता है, सुपर एलिवेशन ही होता है, ये दूसरे चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे दे दिया। तो आपके अगर कोई पर्सनल डाउट भी हो तो आप मुझे द सिविल बंदा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।